हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पर। तो हम पढ़ रहे थे सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में हम क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन पे थे। सीपेज के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे, इफेक्टिव स्ट्रेस सीपेज वगैरह का। तो इंजीनियरिंग सर्विस के सभी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। गेट वाले सभी क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करने के स्टेज पर है, जो कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, आप हमें पहली बार देख रहे हो बाबू, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेई के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेट एजेई के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत काम आने वाले हैं आपके तैयारी में। ओके, चलो चालू किया जाए। तो क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने का कोशिश करिए। ये सब चीजें मैंने आपको थ्योरी क्लास में बता रखी हैं। कुछ हल्के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कंसिडर ए टू डायमेंशनल फ्लो थ्रू आइसोट्रोपिक सॉइल along x डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन इफ h इज द हाइड्रोलिक हेड। इसको हम क्या बोलते हैं और इसका नाम क्या है? सीपेज हेड। इसको हम और सीपेज हेड के रूप में कहते हैं। ये क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टोटल हेड एट 2 पॉइंट्स। दैट इज वो पॉइंट, ये पॉइंट एक है, ये कोई दूसरा पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे टोटल हेड कितना, यहाँ पे टोटल हेड कितना, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2। तो इनके बीच में जो सीपेज हेड होगा TH2 माइनस TH1, या फिर TH1 माइनस TH2, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, है ना। इस केस में लेट्स सपोज फ्लो हो रही है 1 से 2 की तरफ, तो मैं लिखूंगा TH1 माइनस TH2। दिस इज योर सीपेज हेड। ठीक है। द लैपलेस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज एक्सप्रेस्ड एज, इनमें से कौन सा लैपलेस इक्वेशन होगा इस केस में, इस तरह के सीपेज कंडीशन में? तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ये इक्वेशन मालूम है, डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इस चीज को हम इस तरह से भी फॉर्म में भी लिखते थे, डेल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे ये चीज क्या होती थी? लैपलेस ऑपरेटर, लैपलेस ऑपरेटर। ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाता था आपका फॉर आइसोट्रोपिक सॉइल प्रोफाइल। यही अगर ये नॉन आइसोट्रोपिक होता था वहां पे इक्वेशन चेंज हो जाती थी। वहां पे जो इक्वेशन होता था वो लैपलेस इक्वेशन आपका नहीं होता था। वहां पे कैसे लिखते थे? लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे दो डायरेक्शन दिया है, तो परमिएबिलिटी एक्स डायरेक्शन में के एक्स है और परमिएबिलिटी जेड डायरेक्शन में के जेड है। तो हम लिखेंगे के एक्स डॉ स्क्वायर एच बाई डॉ एक्स स्क्वायर प्लस के जेड डॉ स्क्वायर एच बाई डॉ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक जनरल इक्वेशन होता था फॉर नॉन आइसोट्रोपिक सॉइल मीडियम, या फिर एन आइसोट्रोपिक कंडीशन जिसको हम कहते थे। ठीक है। तो ये इक्वेशन वहां पे, और ये हो गया लैपलेस इक्वेशन फॉर आइसोट्रोपिक सॉइल प्रोफाइल। आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए जो फ्लोनेट होती थी, फ्लोनेट में जो फ्लो फील्ड होता था वो अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर इन शेप होता था। बट नॉन आइसोट्रोपिक के लिए फ्लोनेट जो बनती थी उसमें जो एक फ्लो फील्ड होता है उसका शेप अप्रोक्सीमेटली एक रेक्टेंगल जैसा होता था। चीजें क्लियर है? ठीक। क्वेश्चन पढ़िए। An anisotropic soil deposit has coefficient of permeability in vertical and horizontal direction as kz and kx। जो आपका वर्टिकल यहाँ पे बता रहा है वो बता रहा है kz है, जो हॉरिजॉन्टल बता रहा है आपको, है ना, या h डायरेक्शन या x h डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, उसमें परमिएबिलिटी kx है रेस्पेक्टिवली। मतलब वर्टिकल का kz और हॉरिजॉन्टल का kx। ठीक। फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए फ्लो नेट द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, ये एनआइसोट्रोपिक सॉइल कंडीशन है, मतलब जो फ्लो फील्ड रहा होगा वो रेक्टेंगुलर रहा होगा, वो रेक्टेंगुलर रहा होगा। ठीक है, फ्लो फील्ड। और इस रेक्टेंगुलर में जो वर्टिकल डायरेक्शन आपको ये दिख रहा है, इसके अलावा जो परमिएबिलिटी है वो है kz, और हॉरिजॉन्टल तो आपका kx है ही। ठीक है, रेक्टेंगुलर फ्लो फील्ड, रेक्टेंगुलर फ्लो फील्ड। ठीक, फ्लो फील्ड। फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए फ्लो नेट द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ द प्रॉब्लम ज्योमेट्री, मतलब ये रेक्टेंगुलर फ्लो फील्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ। ओके, मतलब इस रेक्टेंगल को आपको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम ट्रांसफॉर्म करते हैं डिस्चार्ज वगैरह निकालने से पहले,
एन आइसोट्रोपिक सॉइल प्रोफाइल को हम आइसोट्रोपिक सॉइल प्रोफाइल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम डिस्चार्ज कैलकुलेशन वगैरह करते थे वहां पे। तो जो लेंथ स्केल है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मतलब ये लेंथ स्केल है, तो ये लेंथ स्केल जो है, लेंथ स्केल, इसके साथ हम कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे इनमें से, ये चीज आपको बतानी है बस, जो कि हमने एक्स और वाई के फॉर्म में आपको नोट्स में लिखवा रखा था, यही चीज यहाँ पे जेड और एक्स के फॉर्म में पूछ लिया गया है। तो जेड डायरेक्शन में आपका क्या है, याद रखना, दिस इज योर जेड डायरेक्शन एंड दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, ये ऐसा कह रहे हैं। तो जो लेंथ स्केल है वो है एक्स, तो लेंथ स्केल के साथ आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, ये चीज यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखो इस केस में जो लैप्लास इक्वेशन होगा, इसका जो मूल डेरिवेशन है, मूल लॉजिक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो फंडामेंटल चीज है इस केस में एनाइसोट्रोपिक सॉइल प्रोफाइल में जो लैप्लास इक्वेशन होगा वो क्या होगा, जैसे के एक्स डॉ स्क्वायर एच, मान लो एच इज द सीपेज हेड अंडर विच दिस सीपेज इज अकरिंग थ्रू दिस एनाइसोट्रोपिक सॉइल प्रोफाइल, डॉ एक्स स्क्वायर प्लस आपका के जेड डॉ स्क्वायर एच अपॉन डॉ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दिस इज नॉट ए लैप्लास इक्वेशन, इसको लैप्लास के फॉर्म में ट्रांसफर करना है, मतलब किस फॉर्म में लानी है, डॉ स्क्वायर एच अपॉन डॉ एक्स स्क्वायर प्लस डॉ स्क्वायर एच अपॉन डॉ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में हमको लेके आनी है। तो जो लेंथ स्केल है उसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, लेंथ स्केल मतलब ये एक्स स्क्वायर है ना, तो लेंथ स्केल के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखिए, मैं अगर लेंथ स्केल के साथ ध्यान से देखो, अगर इस वाले वैल्यू को अगर मैं रखता हूं के एक्स अपॉन के जेड, के एक्स अपॉन के जेड, अगर मैं लेंथ स्केल के साथ मल्टीप्लाई कर दूं के एक्स अपॉन के जेड को, ठीक है, मतलब जो लेंथ स्केल है, मान लो लेंथ स्केल x है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया के एक्स अपॉन के जेड के साथ, ये फैक्टर के साथ, मतलब अब ये x के जगह मैं x इंटू रूट अंडर के एक्स बाई के जेड लिखूंगा। तो जो एक्स स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के एक्स बाई के जेड, है ना। तो ये अब ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएंगी चीजें, तो देखिए चीजें क्या ऐसे नहीं आ जाएंगी, के एक्स डॉ स्क्वायर एच बाई डॉ एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या रहेगा आपका के एक्स बाई के जेड प्लस के जेड डॉ स्क्वायर एच बाई डॉ जेड का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ये के एक्स ऊपर के एक्स नीचे खत्म हो जाएगा, तो और उसके बाद ये जो के जेड है वो ऊपर चली जाएगी, तो के जेड डॉ स्क्वायर एच बाई डॉ एक्स स्क्वायर प्लस के जेड डॉ स्क्वायर एच बाई डॉ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बचेगा। तो यहां से के जेड सेम के जेड कॉमन निकाल लेंगे तो वो उधर जाके वो जीरो हो जाएगा, तो आपके पास नेट जो फाइनल एक्सप्रेशन बचेगी वो बचेगी ये। तो ये एक आइसोट्रोपिक प्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लैप्लास इक्वेशन, दिस इज लैप्लास इक्वेशन। तो आपने इस तरह से आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस पर्टिकुलर केस में आपको कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ा, रूट अंडर के एक्स अपॉन के जेड, जो लेंथ स्केल है, जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है ना, उसके साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया, के एक्स अपॉन के जेड, है ना। यहाँ पे के जेड था, जो हमने आपको थ्योरी बताया था, वहां पे रूट अंडर के एक्स अपॉन के वाई था, हमने ये बता रखा था आपको। तो इस तरह से ये नोटेशन चेंज करके पूछा, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारी किताब में इसका भी क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन गलत डाल देते हैं, वही कारण है कि ये क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज आपको देखना चाहिए। अब इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए, ए फ्लो नेट बिलो ए डैम, एक डैम है उसके नीचे जो फ्लो नेट है कंसिस्ट ऑफ 24 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, 24 तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है एंड 7 फ्लो चैनल्स, 7 फ्लो चैनल्स है, 24 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, है ना, मतलब ये लाइक दिस, ये एक फ्लो चैनल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह से 7 फ्लो चैनल है, और ये इक्विपोटेंशियल, एक लाइन, एक ये लाइन, इस तरह से डिफरेंट लाइन है, तो ये एक इक्विपोटेंशियल ड्रॉप होगा डेल्टा एच। तो इस तरह से 24 डेल्टा एच आपको दिख रहा है, इतना बड़ा फ्लो नेट है, ठीक है, उतना बड़ा फ्लो नेट का बात ये कर रहा है। ठीक, आगे देखो, द डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल इज 6 मीटर, क्या कह रहा है, ये कह रहा है, अब सिंपल सी बात है, सीधा सीधा, ये डैम ले लो साहब आप, ठीक है, ये एक डैम ले लो, ये मान लो अपस्ट्रीम साइड है और ये डाउनस्ट्रीम साइड है, जो वाटर लेवल है, लेट्स सपोज अपस्ट्रीम में यहाँ है, डाउनस्ट्रीम में यहाँ है, तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो है 6 मीटर का। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये जो 6 मीटर ये सीपेज हेड हो जाएगा,
सीपेज हेड या फिर हाइड्रोलिक हेड। क्यों? ये बेस ऑफ इस डैम का ये जो बेस है इसी को हम डेटा मान लेते हैं। चलो भाई इसी को डेटा मान लिया तो सीधी बात है ना, टोटल एनर्जी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड टोटल एनर्जी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल बी डिफरेंट, और इन दोनों का डिफरेंस है ये 6 मीटर, तो फ्लो हो रहा है इधर से इधर, और इसी में ये फ्लो नेट बनी होगी यहाँ पे, जिसमें 7 फ्लो चैनल है और 24 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है। क्लियर कट आइडिया? चलो यार ठीक। अब देखो द लेंथ ऑफ फ्लो लाइन एडजेसेंट टू द टो ऑफ डैम, टो मतलब ये डाउनस्ट्रीम एंड पे तुमको दिख रहा है ये टो, दिस इज योर टो ऑफ डैम, एट एग्जिट इज 1 मीटर। मतलब ये जो लास्ट वाला फ्लो फील्ड है उसका जो मतलब आपका ये लेंथ है, दिस इज योर 1 मीटर। द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल बिलो डैम, ये जो बेस मटेरियल है दिस इज योर बेस मटेरियल, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वॉइड रेशियो दे रखा है आपको 2.70 एंड 0.70 रेस्पेक्टिवली। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग इज व्हाट? कैसे निकालोगे? सबसे पहले आई एग्जिट निकालो, आई एग्जिट, ठीक है। तो ये आई एग्जिट किसके लिए है? ड्यू टू सीपेज, ड्यू टू सीपेज, सीपेज के कारण है ना। तो ये विलन है। हीरो कौन अपना? क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आईसीआर इज आवर हीरो। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है बाबू? हीरो बटा विलन, हीरो बटा विलन, मतलब आईसीआर बटा आई एग्जिट, यही होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो सेफ अगर होना चाहिए मतलब ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए तभी सेफ होगा, अगर लेस देन 1 है तो अनसेफ है, यहाँ पे पाइपिंग हो रही होगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हमको आई एग्जिट निकालना, आईसीआर निकालना। आईसीआर कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला अपने पास सीधा सीधा G-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। तो G-1 कितना? 2.70 माइनस 1 1.70, 1 प्लस ई मतलब 1 प्लस 0.7, तो आईसीआर इक्वल टू 1, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। देखो गेट का क्वेश्चन मुंह से सॉल्व कर रहा हूं। अब आई एग्जिट तुमको बतानी है, तो आई एग्जिट क्या है? जो लास्ट वाला आपका ये फ्लो चैनल है, ठीक है, सॉरी लास्ट वाला जो फ्लो फील्ड है वहां पे क्या है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यही आपको आई एग्जिट निकालनी है क्योंकि वही मैक्सिमम होता है। तो देखिए उस तो ये चीज होगा आपका इक्विपोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ लास्ट फ्लो फील्ड, ठीक है, एल लास्ट। तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप डेल्टा एच इक्वल टू क्या? जो भी सीपेज हेड है एच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप एच अपॉन एन डी इनटू लेंथ ऑफ लास्ट फ्लो फील्ड, सीधा 1 मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब आई एग्जिट इज इक्वल टू, सीधा सीधा अगर मैं बताऊं तो सीपेज हेड कितना दिया है 6 मीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप 24 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, 24 इंटू 1, दिस इज योर आई एग्जिट। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी बतानी है आपको, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताने के लिए अब हम क्या करेंगे? आईसीआर डिवाइडेड बाई आई एग्जिट, यही करना है अपने को। तो 1 डिवाइडेड बाई 6 बाई 24 मतलब 1 बाई 1, 1 अपॉन 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 बाई 24 मतलब सीधी सीधी ये क्या हो जाएगा 24 बाई 6। तो 24 बाई 6 मतलब 18 6 चौके 24, 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिल रहा है बाबू कितना मिल रहा है? 4। सिर्फ वो कैलकुलेटर भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। गेट 2018 इतना इजी क्वेश्चन आता है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आता है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। बस अगर कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में लॉजिक सही है ना कुछ भी सॉल्व कर लोगे, एनीथिंग। ये तो गेट का क्वेश्चन है, हाँ इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह में तो वहां तो कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं होता। आजकल मोटा मोटी किसी भी एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करने नहीं दिया जाता आपको, समझे? तो मैनुअल कैलकुलेशन प्रैक्टिस करिए, ऐसे सिंपल सिंपल चीजें आते हैं, बस थोड़ा कैलकुलेशन प्रैक्टिस रखना होगा, तब स्पीड काम होगा, टाइम बचेगा एग्जाम में, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे, सही तरीके से माइंड अच्छा काम कर रहा होगा, एग्जाम निकलने का चांसेस ज्यादा होगा। ये खेला एसएससी में हो ही जाता है, जेई में तो खास करके, समझे? इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इजी है, बस क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है। द रेशियो ऑफ एनएफ अपॉन एनडी, ये एनएफ बाई एनडी का जो रेशियो है इसको आप कहते हैं सेफ फैक्टर, ठीक हम कहते हैं।
वेयर एनएफ इज द नंबर ऑफ फ्लो लाइंस। ये चीज इन्होंने गलत लिखा है, फ्लो लाइंस नहीं, फ्लो चैनल होता है। एनएफ क्या होता है? फ्लो चैनल। देखो क्वेश्चन भी गलत आ जाती है, फ्लो चैनल्स, ठीक है। एनएफ इज फ्लो चैनल्स, है ना। ये कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ फ्लो लाइंस, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस -1, इस तरह से हम कैलकुलेट किया करते थे, ठीक। और एनडी इज नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, एकदम बिल्कुल सही बात। फ्लो नेट इज ऑलवेज ड्रॉन विथ ए कांस्टेंट बी बाई ए रेशियो। कह रहा है कि एक फ्लो नेट को आप हमेशा एक कांस्टेंट बी बाई ए रेशियो को यूज करते हुए आप ड्रॉ करते हैं। मतलब ये जो फ्लो नेट हम बना रहे हैं इस तरह से, इसमें हम क्या किए, एक कांस्टेंट बी बाई ए रेशियो एडॉप्ट किए, जहां पर बी क्या होता है? बी एंड ए आर डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिकेटिव फ्लो लाइंस। मतलब ये बी मतलब सीधी बात है डेल्टा क्यू। ये जो डिस्चार्ज यहाँ एंटर होता है सभी में इक्वल डिस्चार्ज, सभी फ्लो चैनल में, है ना। तो इसी को ये बोल रहा है बी। और ए क्या है? इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। हाँ, तो ये चीज एक कांस्टेंट हम मेंटेन करते हैं ना, डेल्टा क्यू सभी में सेम, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप सभी का सेम, ठीक है। तो बी बाई ए रेशियो एक फ्लो नेट के लिए कांस्टेंट होगा, हाँ होगा, ठीक है। आर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस रेस्पेक्टिवली, ठीक। एज्यूमिंग दैट, ये एज्यूम करिए कि जो बी बाई ए रेशियो है आपका, मतलब ये डेल्टा एच और ये डेल्टा क्यू रिमेन्स द सेम। मतलब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एच का जो रेशियो है ये कांस्टेंट रखिए, ये कांस्टेंट रहना चाहिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, remains the same. This shape factor of flow net will change if, shape factor मतलब ये वैल्यू NF by ND चेंज हो जाएगा। कब? कब चेंज होगा? NF by ND। देखो NF by ND चेंज होने का सीधा सीधा मतलब है नंबर ऑफ फ्लो चैनल और नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप आपका चेंज हो रहा है। वो नंबर ऑफ फ्लो चैनल एंड नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप चेंज हो रहा है। नंबर में चेंज होना अलग चीज है और ये डेल्टा एच और डेल्टा क्यू कांस्टेंट रहना अलग चीज है। तो वो कब चेंज होगा ये चीज वो पूछ रहा है। पहला ऑप्शन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम हेड आर इंटरचेंज। मतलब सीधी बात बोल रहा है कि ये मान लो इस तरफ पहले अपस्ट्रीम थी, इधर डाउनस्ट्रीम थी, अब आप क्या कीजिए, डाउनस्ट्रीम को अपस्ट्रीम बना दीजिए और अपस्ट्रीम को डाउनस्ट्रीम बना दीजिए, तो मतलब इंटरचेंज कर दो। तो क्या ऐसे केसेस में? नहीं, ऐसे केसेस में बस डायरेक्शन ऑफ फ्लो, पहले सीपेज इधर से उधर हो रहा था, अब इधर से उधर पानी बहने लगेगी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर विल चेंज एंड नथिंग विल चेंज। दूसरा, सॉइल इन द फ्लो स्पेस जो है जहां पे सीपेज हो रहा है, जो बेस मटेरियल है उसको बदल देंगे तो बदल जाएगा ना, वो भी नहीं है। डायमेंशन ऑफ द फ्लो स्पेस आर चेंज्ड, बाउंड्री कंडीशन में बदलाव। हमने आपको क्या बोल रखा था? ए फ्लो नेट इज ए यूनिक फंक्शन ऑफ इट्स बाउंड्री कंडीशन। अगर आप बाउंड्री कंडीशन चेंज करोगे, फ्लो बाउंड्री कंडीशन चेंज करना मतलब जैसे ये आपका एक डैम था, ठीक है, ये डैम है ना, तो ये एक बाउंड्री है डैम का बेस और ये एक बाउंड्री है, इसी के बीच में हम फ्लो नेट देख रहे थे। अब ये जो बाउंड्री है नीचे वाला, इसको ऊपर या नीचे करूंगा तो वो फ्लो स्पेस चेंज होगा, तो फ्लो नेट चेंज होगा। क्यों? अगर ऊपर कर दिया हो सकता है नंबर ऑफ फ्लो चैनल कम गया, नंबर ऑफ फ्लो चैनल वगैरह कम जाएगा। या फिर मान लो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे फ्लो स्पेस में चेंज करना है, तो ये पूरे में अभी फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिए जैसे सीट पाइल वॉल वगैरह डाल दिया, तो भी फ्लो स्पेस आपका चेंज हो रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप आपके बदल जाएंगे, एनडी का वैल्यू चेंज हो जाता है ना। तो मतलब जब हम वो फ्लो स्पेस में बदलाव करते हैं तब आपका एनएफ और एनडी का वैल्यू चेंज होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब बाउंड्री कंडीशंस जब हम चेंज करते हैं तब हमारा एनएफ और एनडी का वैल्यू चेंज होता है। जब एनएफ और एनडी का वैल्यू चेंज होगा माने कि शेप फैक्टर चेंज होगा। ओके, हेड डिफरेंस काउजिंग फ्लो मतलब बोल रहा है सीपेज हेड चेंज कर दो, एक ही चीज, क्या? डायमेंशन ऑफ फ्लो स्पेस आर चेंज, बस ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है? बस घुमा फिरा के यही बात पूछा, स्टेटमेंट जो हमने आपको लिखवाया था कि ये फ्लो नेट इज ए यूनिक फंक्शन ऑफ इट्स बाउंड्री कंडीशन, हमने एक लाइन में लिखवाया, ये इतना बड़ा क्वेश्चन बना के उसको समझा के पूछ रहा है और हम नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन को, घबरा के चले जाएंगे, नहीं बहुत डिफिकल्ट पूछता।
होती है फीलिंग ऐसा। फॉर ए सैचुरेटेड सैंड डिपॉजिट जी वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना इतना, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आईसीआर का वैल्यू पूछा है, जी माइनस वन डिवाइड, गेट का क्वेश्चन है, ये सब एसी में भी भटकते रहता है। तो 2.67 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई मतलब 1.7, तो ये कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली ये देखो, ऊपर तो ऊपर क्या बचा 1.67, नीचे क्या बचा 1.7, एक से ज्यादा होना चाहिए ना एक से कम होना चाहिए? एक से कम होना चाहिए। अब एक से कम वाला ऑप्शन क्या है? तो 0.54, जो कि बहुत कम है, तो उतना भी कम नहीं है 1.67 1.7 से, अंदाजा 0.9। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुरंत आंसर करके आगे बढ़ा जाता है। अब उसको कैलकुलेट डिवाइड करने नहीं बैठ जाना, वहां पे वैल्यू देख के थोड़ा आइडिया लगा लो यार, है ना, ऑप्शंस को चेक करके, ऐसे टाइम बचाया जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए, और भी आसान है। टू प्रोवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग फेलियर विद अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 5, ठीक है, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम परमिसिबल एग्जिट ग्रेडियंट? एग्जिट ग्रेडियंट का वैल्यू मैक्सिमम क्या होना चाहिए फॉर सॉइल विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.5 एंड पोरोसिटी इतना? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू का हीरो बटा विलन, ठीक, हीरो बराबर क्या? आई क्रिटिकल, विलन क्या? आई एग्जिट। तो इसका वैल्यू हमको मालूम नहीं, इसका वैल्यू हमको निकालना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया 5, आई क्रिटिकल का वैल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड पोरोसिटी दिया है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड पोरोसिटी को लेके जो फॉर्मूला मैंने बोला था, जी माइनस वन इंटू वन माइनस एन डिवाइडेड बाई आई एग्जिट। तो सीधी बात, जो आई एग्जिट है वो क्या होगा? इक्वल टू 2.5 माइनस वन 1.5, फिर 1 माइनस 0.35 मतलब 0.65, यही है, डिवाइडेड बाई 5, बस ये हो जाएगा आपका आई एग्जिट का वैल्यू। बता दो बाबू, 0.195, ऑप्शन नंबर सी। गेट 2006 का क्वेश्चन, गेट जो हम कहते हैं हवा एग्जाम, बहुत डिफिकल्ट सर, नहीं होगा सर, चांस ही नहीं है सर, यहाँ जाते हैं सर, वहां पढ़ते हैं सर। अरे भाई, पढ़ने वालों का कहीं पर भी कोई भी एग्जाम हो जाता है, यहां से या वहां से पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है, बस पढ़ना चाहिए। ओके, इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए। A unit volume of a mass of saturated soil is subjected to horizontal seepage. The saturated unit weight is itna and hydraulic gradient is itna. The resultant body force on the soil mass is बतानी है। सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाओगे, बेसिक मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक सॉइल मास है जिसका यूनिट वॉल्यूम है, मान लो ये आपका यूनिट वॉल्यूम का सॉइल मास, दिस इज योर सॉइल मास जिसका वॉल्यूम क्या है 1 यूनिट। इसका वॉल्यूम 1 यूनिट कहने का मतलब इसका लेंथ 1 मीटर या सेंटीमीटर जो भी, हाइट है ना 1 मीटर या सेंटीमीटर जो भी, विड्थ 1 मीटर या सेंटीमीटर जो भी, है ना, सब कुछ यूनिट, तभी ना 1 इंटू वन इंटू वन मल्टीप्लाई होगा, इस बॉडी का वॉल्यूम निकलेगा 1 यूनिट। इसमें ये वाला जो पोर्शन में कंसिडर कर रहा हूं, दिस इज व्हाट, ये जो शेडिंग कर रहा हूं, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। हॉरिजॉन्टल सीपेज हो रही है, मतलब वाटर इस सॉइल में इस तरह से इसके पोर्स के अंदर एंटर करेगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट से एग्जिट कर रही होगी, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से। दिस इज योर यूनिट वॉल्यूम सॉइल मास, यूनिट वॉल्यूम। इसका जो यूनिट वेट है इस पर्टिकुलर सॉइल मास का, दैट इज योर सैचुरेटेड यूनिट वेट गिवन 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक, पर मीटर क्यूब। नाउ अब क्या दिए, क्या दे रखा है? इसका यूनिट सैचुरेटेड यूनिट वेट दे रखा है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दे रखा है 0.3, मतलब जब फ्लो इस पर्टिकुलर पॉइंट ए से एंटर करेगा और बी पे निकल रही होगी, लेट्स सपोज दिस इज योर बी, है ना, तो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, सीपेज के कारण जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, आई इक्वल टू 0.3, ठीक है। आई इक्वल टू क्या होता है? हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, सीधी सी बात।
आई इक्वल टू होता है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना 1 यूनिट, तो सीपेज हेड कितना बराबर आई, सीपेज हेड का वैल्यू भी कितना हो गया इक्वल टू आई का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब देखो बात किया, चीजों को समझो, यहाँ पे बॉडी फोर्स निकालना है, वो भी क्या रिजल्टेंट, रिजल्टेंट बॉडी फोर्स करने का मतलब है यहाँ पे दो तरह का फोर्स तुमको सामने दिख रहा है, क्या किसी भी एक सेक्शन पे ये जो पूरा ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, अगर नीचे आप देखोगे उसका एक वर्टिकली डाउनवर्ड वेट तो आ ही रहा होगा ना, इस पर्टिकुलर जैसे ये वाला प्लेन हम कंसीडर कर लें, यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्लेन है ना, इस प्लेन के ऊपर एक वर्टिकली ओवरऑल नेट वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स लग रही होगी इस प्लेन के ऊपर, प्लस जो सीपेज हो रहा है वो भी तो इस प्लेन से हो ही रहा होगा, सीपेज भी जो हो रहा होगा इस प्लेन से हो ही रहा होगा, ऐसे इमेजिन करो, तो वहां पर भी सीपेज फोर्स लग रही होगी, तो एक सीपेज फोर्स लग रही होगी, और सीपेज फोर्स किस में इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो लग रही होगी, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक सीपेज फोर्स भी लग रही होगी एफ ऑफ एच, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं पे होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं पर होगा। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज योर एफ आर, दिस इज योर रिजल्टेंट बॉडी फोर्स जो कि ये पूछ रहा है, तो ये एफ आर इक्वल टू हम कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है रूट अंडर ऑफ वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर, इस तरह से निकाला जाता है रिजल्टेंट बॉडी फोर्स। क्लियर है, तो ये एफ ऑफ वी का वैल्यू क्या होगा, अब क्वेश्चन ये, तो सैचुरेटेड है, यूनिट वेट आपको लेना है, पावर ऑफ हो गई है ना, मैं भी ऑफ हो जाता, तो हमको एफ ऑफ वी लिखना है। ठीक है, वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल फोर्स हम कैसे लिखेंगे, कहां पर लिखेंगे, देखो ये लेट्स सपोज ये जो प्लेन बना रहा हूं, ये जो एवी लाइन दिखा रहा हूं मैं, इस पर्टिकुलर यहां पर किसी पॉइंट पे लिखो, है ना, तो आपको समझ में आएगा, आप बोलोगे सर इसके ऊपर का जितना भी सॉइल है उसका वेट तो यहाँ पे डाउनवर्ड ही आ रहा है इस प्लेन पे, बोलोगे ठीक है क्या होगा उसका वेट, गामा सेट इनटू सर ये डेप्थ 1 यूनिट है इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि ये ओवरऑल वॉल्यूम का हम बात कर रहे हैं ना, है ना 1 यूनिट वॉल्यूम, तो इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 यूनिट है ना, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा जो भी होगा 1 यूनिट, तो ओवरऑल जो वर्टिकल फोर्स एफ ऑफ वी दैट इज योर इक्वल टू गामा सेट दैट इज 22 किलो न्यूटन, ये टोटल वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, इस यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास के ऊपर। हॉरिजॉन्टल फोर्स, सर हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब सीपेज फोर्स बतानी है, ठीक कैसे बताओगे, सर आपने सीपेज प्रेशर बता रखा था मेरे को, हाँ क्या था उसका वैल्यू एच गामा डब्ल्यू, सर सीपेज हेड इनटू गामा डब्ल्यू, ठीक वेरी गुड, तो सीपेज फोर्स कैसे बताओगे बाबू, सीपेज फोर्स सर हम सीपेज फोर्स बताने के लिए फिर ये एच गामा डब्ल्यू अगर ये सीपेज प्रेशर है क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये निकल जाएगा आपका सीपेज फोर्स, है ना, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स निकलेगा। तो एच क्या है, एच का वैल्यू अभी बताया मैंने, एच इक्वल टू आई, जब एच इक्वल टू आई दैट इज 0.3, गामा डब्ल्यू सर 10 ले लिया जाए इनटू एरिया 1 यूनिट, अगेन 3 किलो न्यूटन, so what is your resultant body force, रूट अंडर 22 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये वैल्यू कितना हो जाता है भाई 22.2 किलो न्यूटन, ये समझे, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी योर अप्रोक्सीमेटली करेक्ट दिस पर्टिकुलर आंसर। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सीधा ये 6.6 का वैल्यू बता के आ जाते हैं, कैसे, उनको दिखता है ये सर ये क्वेश्चन में तो यही एक डेटा है यही एक डेटा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो जो भी डेटा आएगा वही आंसर सीधा बट थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इस तरह से क्वेश्चन निकाला जाता है, ये होती है बॉडी फोर्स कैलकुलेट करने की कंसेप्ट। बॉडी फोर्स मतलब पूरे उस सॉइल 1 यूनिट सॉइल वॉल्यूम के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स कितना है ना, रिजल्टेंट बॉडी फोर्स, समझ में आ रहा है। For an anisotropic medium, permeability in x and y direction are kx ky respectively in a two-dimensional flow. ठीक है, the effective permeability की effective for this soil is given as, अरे यार क्या है यार, k डैश का वैल्यू पूछ रहा है, वही की effective है ना, क्या होता था रूट अंडर के एक्स के वाई, ओके ये वाला ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। और इस तरह के कंडीशन के लिए कौन सा कंडीशन, फॉर एनाइसोट्रोपिक कंडीशन, अब जो हम सीपेज डिस्चार्ज निकालते थे क्यू, वो कैसे निकालते थे, के डैश सीपेज हेड एन एफ अपन एन डी, तो ये तो 2D था, 3D के लिए
के इफेक्टिव विल बी इक्वल टू के एक्स के वाई के जेड पावर 1/3 ये इजी। क्वेश्चन देखो, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या बोल रहा है, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अरे जो अभी हमने थोड़ा देर पहले कैलकुलेशन किया था ना, वही तो किया था। तो इसको कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो देखो यार बेसिक दिमाग लगाओ, मैंने बताया था सीपेज प्रेशर, ये क्या बताया था मैंने, एच गामा डब्ल्यू आपको बता रखा था, है ना। तो एच गामा डब्ल्यू मीन्स हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज योर आई जेड गामा डब्ल्यू, दिस इज योर सीपेज प्रेशर। ठीक, अब सीपेज फोर्स लिखना है ना, फोर्स लिखना, तो आप बोलोगे सर सीपेज प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो। हाँ ठीक, तो मतलब आई जेड गामा डब्ल्यू इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो, ये हो जाएगा फोर्स। ठीक, अब आपको सर फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम बताना है, मतलब फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम सर करना है। तो ऊपर जो फोर्स है क्या है, आई जेड गामा डब्ल्यू इंटू ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सर वॉल्यूम क्या, जेड इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया हमको वॉल्यूम लग रहा है। तो ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, रिप्रेजेंटेशन का बचा, आई गामा डब्ल्यू। मतलब यहाँ पे सीधी बात है, ये सॉइल वहां से मान लो, तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रही है, तो इसको मैंने जेड ले लिया, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो ए, तो रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम का, आई गामा डब्ल्यू। समझा बात। पाइपिंग इन सॉइल अगर, ये भी गेट का क्वेश्चन है, थ्योरी 1 नंबर वाला है, ये सब 1 मार्क क्वेश्चन है। कब होता है यार पाइपिंग, ये आप देखो, ये दिया स्टेटमेंट सीधा, इफेक्टिव प्रेशर बिकम्स जीरो जब अपवर्ड फ्लो कंडीशन होती है। मान लो या ये सॉइल का प्रोफाइल है, ये सॉइल है, तो यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस आपका सॉइल का हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो कोहेजन लेस सॉइल है, कोहेजन लेस सॉइल के केस में जनरली क्या देखने को मिलता है, ये अपना शियर स्ट्रेंथ कंप्लीटली लूज कर देता है, शियर स्ट्रेंथ जो है इसका हो जाता है जीरो, जिस कारण से क्विक सैंड कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो जाती है ना। तो इफेक्टिव प्रेशर बिकम्स जीरो, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पढ़ो, फेरेटिक लाइन के बारे में पूछ रहा है। फेरेटिक लाइन मैंने आपको समझा रखा था, उसका अलग से मैंने आपको नोट्स लिखा के दिया है फेरेटिक लाइन का। बोल रहा है फेरेटिक लाइन होता ही क्या, मान लो अर्दन डैम है, दिस इज योर अर्दन डैम, ठीक है, यहाँ इतना पानी है अपस्ट्रीम पे, तब जब इसमें फ्लो होगा इस अर्दन डैम में, तो इस तरह से कुछ फ्लो आ रही होगी, ठीक है, इस तरह से कुछ फ्लो आ रही होगी, और ये डाउन स्ट्रीम पे एग्जिट कर रही होगी। तो ये जो टॉप फ्लो लाइन है, इसी को हम बोलते थे फेरेटिक लाइन, है ना। तो फ्लो लाइन के परपेंडिकुलर में इक्विपोटेंशियल लाइंस होता है, तो आपको इस तरह से यहाँ पे इक्विपोटेंशियल लाइंस बनता हुआ दिखेगा, और ये ओवरऑल फ्लो नेट बनता हुआ आपको इस तरह से दिख रहा होगा। ये अर्दन डैम के केस में जहां भी सीपेज हो रही होगी वहां फ्लो नेट बना सकता है इस तरह से। तो दिस इज योर टॉप फ्लो लाइन ना, टॉप फ्लो लाइन मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। तो फेरेटिक लाइन फ्लो लाइन है, समझे। तो फ्लो लाइन के अलोंग, क्योंकि देखो ये एक फ्लो लाइन अगर है, तो इसके परपेंडिकुलर में इक्विपोटेंशियल लाइंस होते हैं, मतलब कि अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे, यहाँ टोटल हेड कुछ और, यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे यहाँ टोटल हेड कुछ और कहीं देखोगे तो टोटल हेड और कुछ और, मतलब कुछ और होगा, मतलब टोटल हेड इज चेंजिंग अलोंग फ्लो लाइन, कांस्टेंट थोड़ी ना रहता बाबू, अगर कांस्टेंट हो रहा है मतलब फ्लो ही क्यों होगा, तो टोटल हेड इज कांस्टेंट बट नॉट जीरो, एकदम गलत बात, ठीक है। दूसरा, द टोटल हेड इज एवरीवेयर जीरो, ये भी गलत बात, अगर जीरो हो रहा है तो ये फ्लो ही क्यों होगा, सीपेज ही क्यों होगा, देयर इज नो फ्लो कंडीशन, है ना। टोटल हेड एवरी पॉइंट जीरो, जो कंडीशन मैंने करवाया था आपको, एनालिसिस करवाया था, देखो स्टार्टिंग में सीपेज में नो फ्लो कंडीशन के केस में हमने देखा था कि कोई भी पॉइंट हो वहां पे टोटल हेड मतलब सब जगह सॉरी जीरो हो सकता है, या सब जगह टोटल हेड जितना भी सब जगह सेम होगा, ताकि वहां पे सीपेज हेड किसी भी तरह का सीपेज हेड क्रिएट नहीं हो रहा है कि नहीं, तो सीपेज ही नहीं हो रही, मतलब ये नो सीपेज कंडीशन का बात है। नेक्स्ट, द प्रेशर हेड इज एवरीवेयर जीरो, ये बात कुछ लॉजिकल लग रहा है, प्रेशर हेड मतलब वाटर प्रेशर हेड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का बात कर रहा है, किसका, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, मतलब पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर कुछ भी नहीं ना, ये टॉप फ्लो लाइन है, और मैंने आपको ये बता रखा था
कि इट इज सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब सीधी बात, आप ये टॉप फ्लो लाइन पे अगर एक पीजोमीटर इंसर्ट करोगे, है ना, यहाँ पे अगर आप एक पीजोमीटर इंसर्ट करते हो तो इस पीजोमीटर में कुछ भी वाटर राइज नहीं होगा, यहाँ पर किसी भी तरह का वाटर का राइज नहीं होगा। लेकिन यही आप कहीं नीचे पीजोमीटर को इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे हाँ हो सकता है कि यहाँ तक पानी राइज कर जाए, लेकिन ये टॉप फ्लो लाइन पे जस्ट आप पीजोमीटर इंसर्ट करोगे वहां पे किसी भी तरह का वाटर राइज नहीं करेगा, क्योंकि वो तो खुद एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। दैट टॉप फ्लो लाइन इज सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली। कहने का मतलब है सीधी बात ये समझो कि जैसे फेरेटिक लाइन का और एक एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर जो नदी बहते हुए देखो तो नदी का जो टॉप फ्लो सरफेस होता है ना, उसको आप एज ए फेरेटिक लाइन कंसीडर कर सकते हो, मतलब ऊपर जो पानी बहता हुआ दिख रहा है दैट इज योर फेरेटिक लाइन इन केस ऑफ रिवर। तो वहां पे क्या वो सभी कोई भी पानी देखो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही है। नदी के कुछ नीचे अगर तुम पीजोमीटर लगाओगे तो होगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपका टॉप वाटर सरफेस है वहां तक पानी राइज करेगा, लेकिन जस्ट तुम सरफेस पे पीजोमीटर लगाओगे और कुछ पानी राइज करेगा क्या? नहीं राइज करेगा। मतलब जो प्रेशर हेड है फेरेटिक लाइन के ऊपर वो कितना है? 0। ये बात कुछ लॉजिकल लगा? नॉन ऑफ दी अबव की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हमको तीसरा बात लॉजिकल लग गया। तो यहाँ पे पूछा है करेक्ट किया, ठीक है, गेट का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझे? डाल दिया। पढ़ो क्वेश्चन। एट ए कंस्ट्रक्शन साइट, मतलब पहले क्वेश्चन का बेइज्जती कर दो जैसा अभी मीडिया वाला करता है, तो उससे क्या होगा, उसका मतलब क्वेश्चन का वैल्यू कम हो जाएगा तुम्हारे नजर, तो आसानी से फटाक से चुटकी कर दोगे, मतलब उसका छुट्टी कर दोगे, है ना। तो एट ए कंस्ट्रक्शन साइट ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू मेक एन एक्सकवेशन एज शोन इन फिगर। देखिए, ठीक है, एक्सकवेशन मतलब ये वाला पोर्शन का मिट्टी खोदना है, निकाल दिया मिट्टी खोद के, हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्टर को खोदना है। बाकी स्केल वगैरह भी दिया हुआ है यहाँ पे, देखो कुछ कुछ आगे पढ़ते हैं। द वाटर लेवल इन द एडजेसेंट रिवर इज एट एन एलिवेशन ऑफ इतना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नियर बाई सॉइल में भी जो वाटर टेबल होगा वो यहां तक आपको लेना है। दिस इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ वाटर टेबल नियर बाई सॉइल में, मतलब इसके नीचे का पूरा मिट्टी जो होगा वो सैचुरेटेड होगा, वाटर टेबल के नीचे का पूरा मिट्टी सैचुरेटेड होगा, यही मतलब समझेंगे हम इसका, ठीक है। ओके, एक गाना आया था बिहारी का सबसे पहला रैप, ठीक है, गाना सुना है? हाँ, सबसे फर्स्ट रैप था बिहार से। यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप टू डेसिमल प्लेसेस अगेंस्ट सैंड बॉइलिंग, मतलब क्विक सैंड कंडीशन फॉर प्रपोज्ड एक्सकवेशन इज। बताओ क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? देखो यार, हमने एक्सकवेशन का कंसेप्ट समझाते वक्त समझाया था। यहाँ पे सबसे पहले ये बताओ फ्लो का क्रिटिकल सेक्शन क्या ये वाला होगा क्रिटिकल सेक्शन कि नहीं? फ्लो यहीं से एंटर करेगी, सीपेज जो भी हो रहा होगा इधर से एंटर करेगी क्ले वगैरह में, है ना, इसको हम क्रिटिकल सेक्शन मानेंगे। दिस इज योर पॉइंट ए और ये आपका पॉइंट बी हो गया मान लो, ठीक है। अपवर्ड फ्लो कंडीशन में क्विक सैंड कंडीशन की डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है। तो देखिए क्विक सैंड कंडीशन होने का मतलब कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एट पॉइंट ए जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो हो जाना चाहिए 0, इफेक्टिव स्ट्रेस मस्ट बी 0, मतलब सिग्मा डैश ए मस्ट बी इक्वल टू 0। इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए और अपवर्ड फ्लो कंडीशन है, तो ऐसे केसेस में जो इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए है वो क्या होगा? देखो पॉइंट ए के ऊपर कितना सॉइल का वेट है? इतना सॉइल का वेट है, और ये हाइट कितना है? 10 मीटर। तो आप बोलोगे सर सबमर्ज्ड यूनिट वेट गामा सबमर्ज्ड ऑफ दिस क्ले इनटू दिस पर्टिकुलर हाइट, तो ये हाइट कितना बच रहा है आपके पास? 10 मीटर, है ना, माइनस सीपेज प्रेशर यही होता था, ठीक है। इसी तरह से हम बताते थे ये मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बोल रहा है, हमसे पूछ रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो यहाँ पे हीरो कौन? ये वाला समझ वेट अबव दैट क्रिटिकल सेक्शन ए, और विलन कौन? ये सीपेज प्रेशर। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखने का तरीका का हीरो बटा विलन, मतलब गामा सबमर्ज्ड इनटू 10 बाई सीपेज, ठीक, यही लिखने का तरीका है। सीपेज प्रेशर अब देखो सीपेज प्रेशर
ओके, इसको मैं PS लिखता हूँ सीपेज प्रेशर को। ये कैसे निकालेंगे? सीपेज हेड इंटू गामा डब्ल्यू, यही होता है सीपेज प्रेशर। तो सीपेज हेड कैसे निकालेंगे? जब अपवर्ड फ्लो हो रहा है मतलब टोटल हेड एट पॉइंट ए माइनस टोटल हेड एट पॉइंट बी। तो टोटल हेड निकालने के लिए, टोटल हेड क्या होता है? प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। तो यहाँ पे देखो ये एक्स वाई का जो ये ग्राफ दिया हुआ है ना, तो ये जो एक्स वाला ये एक्सिस है, इसी को हम डेटम मान लेते हैं। मान लिया जाए, उसमें कहा है बाबू, इसको हम क्या मान लिए? डेटम मान लिए। तो पॉइंट ए पर डेटम हेड कितना? पॉइंट ए पे डेटम हेड कितना? 0। पॉइंट ए पे प्रेशर हेड कितना? इमेजिन करो, पॉइंट ए पे अगर तुम पीजोमीटर लगाओगे, पीजोमीटर में पानी कहां तक चढ़ेगा? ये 20 मीटर चढ़ेगा ना। तो पॉइंट ए पे प्रेशर हेड 20 मीटर। तो पॉइंट ए पे टोटल हेड कितना? 20 मीटर। पॉइंट बी पे डेटम हेड कितना? सर बोलोगे 10 मीटर ऊपर है पॉइंट बी डेटम से। डायग्राम देखो, यहाँ स्केल दिया हुआ है, देखो 10 मीटर ऊपर है जीरो से। डेटम हेड 10 मीटर। प्रेशर हेड कितना? सर आप बोलोगे 0। क्यों? प्रेशर हेड देखने का तरीका क्या है? लुक एट द नियरेस्ट वाटर टेबल, यही तरीका है ना। उस पॉइंट पे जो नियरेस्ट वाटर टेबल है, तो वो तो वाटर टेबल वहां पे यहीं पर होगा। क्यों? जैसे जैसे आप एक्सकवेशन किए, भले यहां तक मतलब पहले यहां से यहां तक एक्सकवेशन किए होंगे, उसका वाटर टेबल के नीचे आए होंगे, तो वाटर टेबल के नीचे आए होंगे तो पानी भरा होगा इस गड्ढे में, तो आप पानी कंटिन्यूअसली लगातार डिवाटरिंग कर रहे होगे, बाहर निकाल रहे होगे गड्ढे से, है ना। तो गड्ढे में जो वाटर टेबल है वो तो गड्ढे के सतह पे ही होगी, तो नियरेस्ट वाटर टेबल यही हो गया। तो प्रेशर हेड पॉइंट बी पे कितना? 0। तो टोटल हेड पॉइंट बी पे कितना? 10। तो हाई हेड टू लो हेड फ्लो होगा, ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है ना। और सीपेज हेड कितना? डिफरेंस ऑफ टोटल हेड ए माइनस बी, 20 माइनस 10 कितना? 10। तो सीपेज प्रेशर कितना? 10 गुना गामा डब्ल्यू। समझ गए चीजों को? ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताया जाए, क्या है? गामा सबमर्ज्ड गुना 10 डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू गुना एच, एच माने 10। नाउ अब देखो, गामा सबमर्ज, यहाँ पे बोलोगे सर ये तो गामा 20 दिया है, तो ये गामा कौन सा है? गामा सबमर्ज है क्या? हो ही नहीं सकता, वो है ही नहीं। तो क्या दिया होगा? वो दिया है सर गामा सेट। तो गामा सबमर्ज कैसे निकालेंगे? गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक, गामा सेट सर 20 दिया है, गामा डब्ल्यू 10 दिया है, तो 20 माइनस 10 कितना हो गया? 10। किसका वैल्यू? गामा सबमर्ज का। तो 10 गुना 10 बाई 10 गुना 10, कितना वैल्यू आ गया? 1। कंफ्यूजन करने के लिए कैसा लिखा है मतलब यहाँ पे क्वेश्चन अप टू डेसिमल बताइए। अब आप 1 वैल्यू आपका आ गया, अपने आंसर के ऊपर फिर यकीन नहीं कर रहे होगे, विश्वास नहीं कर रहे होगे, अरे हो ही नहीं सकता। वो तो बोल रहा अप टू डेसिमल बताओ, कि मेरा एक आ रहा है, डेसिमल वगैरह कहाँ है? जो आ रहा है वही सही है, ठीक है, उसको लिखने दीजिए, वो हर एक क्वेश्चन में लिखेगा। तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि उत्तर में डेसिमल आ ही रही होगी। समझ रहे बात को? इजी था। अब इसी वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन पढ़िए, ट्रेसर टेक्स, दिमाग लगाना बस। क्वेश्चन पढ़िए, ट्रेसर टेक्स 100 डेज टू ट्रेवल फ्रॉम वेल 1 टू वेल 2 विच आर 100 मीटर अपार्ट। दो कुआं है, एक ये वाला कुआं, एक ये वाला कुआं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो इस कुएं के बीच में है, ये है 100 मीटर, ठीक है। और कोई ट्रेसर मटेरियल जब आप पहला वाला कुआं में छोड़ रहे हैं, तो दूसरा वाला कुआं में पहुंचते तक में जो समय लग रहा है, तो पहुंचेगा कैसे? सॉइल के अंदर जो वॉइड्स है, उस वॉइड के अंदर से धीरे 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 फ्लो होते 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 हल्के से वो कुएं नंबर 2 पे मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो वेलोसिटी होगा, ओके, वो क्या होगा? उसको बोलेंगे सीपेज वेलोसिटी। तो ये पहुंचने में कितना दिन लगा रहा है? ये 100 दिन। ठीक, द एलिवेशन ऑफ वाटर सरफेस इन वेल 2 इज 3 मीटर बिलो दैट इन वेल 1 लो। पानी यहाँ इधर है, इधर तो पानी इधर है, और ये जो एलिवेशन डिफरेंस है, ठीक है, दिस इज योर 3 मीटर। ठीक, एज्यूमिंग पोरोसिटी इज इक्वल टू 15%, ये जो सॉइल इसका पोरोसिटी को मान लीजिए 15%, एन का वैल्यू। द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी का वैल्यू बताना आप। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा सीपेज वेलोसिटी बताओ, वी एस या वी एक्चुअल का वेलोसिटी बताओ। आप बोलोगे सर वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस
बाई टाइम। मैं बोला ठीक। सर 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है पार्टिकल, कितना दिन में? 100 दिन में। ठीक, तो वेलोसिटी क्या हुआ? 1 मीटर पर डे का। ये एक्चुअल है क्या? हाँ। ये बराबर क्या होता है बाबू? एवरेज वेलोसिटी बटा पोरोसिटी होता है सर। ठीक, तो वी एवरेज बटा पोरोसिटी मतलब 0.15% में लिखा है तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया बाबू? एवरेज वेलोसिटी सर आपका हो गया फिर 1 गुना 0.15, ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। मतलब सर 0.15 मीटर पर डे, यही ना हुआ? मैं बोला ठीक। अब सर डार्सी लॉ को लाते हैं, क्या है बाबू? v इक्वल टू के इंटू आई था सर। ठीक, तो यहां से k निकल जाएगा ना सर मेरा, क्या? v बाई आई। मैं बोला वेरी गुड रे। तो v का वैल्यू कितना? सर 0.15 अभी तो आपने निकलवाया। आई सर हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, तो कितना हुआ? 3 मीटर का हेड लॉस होने जा रहा है 100 मीटर में, तो हेड लॉस पर यूनिट लेंथ कितना? आई का वैल्यू सर 3/100, 3/100। अच्छा, ऐसा काम करते हो क्या? है इतना गंभीर रूप से काम काहे करता है तुम? तो सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, के का वैल्यू आ जाएगा 5 मीटर प्रति दिन का। समझे? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। इस तरह का इजी इजी क्वेश्चन आता है, कलम चलाने की जरूरत, कलम क्या बोल रहा हूं, मतलब कैलकुलेटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। 2016 का क्वेश्चन है गेट का, ज्यादा पुराना नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, का बवाल कर दिया है इसमें। सर पढ़ता हूं, ठीक, पढ़ो बाबू, यही तो बोल रहा हूं, ट्राई करो। सीपेज इज अकरिंग थ्रू ए पोरस मीडिया शोन इन फिगर। अच्छा, the hydraulic conductivity values K1, K2, K3, K1, K2, K3 are in meter per day। अच्छा, ठीक। This seepage discharge in meter cube per day per meter। अच्छा, through the porous media at section PQ is। अच्छा, तो पोरस मीडिया कौन है? ये वाला पोर्शन, दिस इज योर पोरस मीडिया। क्यों? ऊपर यहाँ पे इम्परवियस लिखा हुआ है, तो सीपेज इधर से नहीं हो रहा है, ऐसा सीपेज नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो इम्परवियस लिखा हुआ है। सीपेज किधर से हो रहा है? सीपेज हो रहा है ये पोरस मीडिया से, ऐसा पानी ऐसे बहते हुए जा रहा है। ठीक, अब पूछा है यहाँ पे जो एक पीक्यू सेक्शन दिखाया हूं बाबू, ये एक पीक्यू सेक्शन, इस सेक्शन पे डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर डे पर मीटर कितना होगा, ये बताने का आपको। अब बोले अच्छा ठीक, कैसे निकालोगे इसको? क्या करोगे? डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला का? सर डिस्चार्ज तो यहाँ पे परमिएबिलिटी वगैरह फलाना ढिमकाना सब कुछ दिया है, तो कहीं ना कहीं हमको डार्सी साहब को लाना होगा। ठीक, तो डिस्चार्ज अकॉर्डिंग टू डार्सी साहब क्या? Q इक्वल टू सर होता है के आई है, ये फॉर्मूला है मेरे पास। के का वैल्यू सर दिया तो है 1 2 3 के का वैल्यू। अच्छा देखते हैं इसका क्या करना है, देखेंगे। आई का वैल्यू सर ये तो हम कभी भी बता देंगे, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। हाँ, तो कितना होगा हेड लॉस पर यूनिट लेंथ? देखो, अगर इसी को हम डेटम अगर मान लें, इसी को अगर डेटम मान लें, तो अपस्ट्रीम पे हेड 15, इधर 10, तो सीपेज हेड कितना यहाँ पे 5 मीटर का बन रहा है कि नहीं? ठीक, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? अगर मैं लिखूं बगल में यहाँ पे आई बराबर, तो आप लिखोगे सर हेड लॉस कितना होना है 5 मीटर, लेंथ कितना फॉलो करना है? सर एक्चुअली जब भी पानी तो बह रहा है, तो पानी जब सीपेज होगा, मतलब पानी जब बहेगा, वो यहां से अगर एंटर कर रहा है इधर एग्जिट करेगा। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितना कवर करना है उसको? 20 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 10 मतलब 60 मीटर कवर करना है सर। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना? 5/60 हो। अच्छा ठीक, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना? सर एरिया तो हमको क्लीन नहीं मालूम, लेकिन हमको उत्तर देना है पर मीटर में, है ना? तो क्रॉस सेक्शन एरिया को जो है ना, हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि हाइट तो यहाँ पे 3 मीटर दिया है इस चैनल का, इनटू पर मीटर, तो पर यूनिट विड्थ हम कंसिडर कर लेते हैं अंदर 1 मीटर।
ठीक, ओके, ये दोनों चीज तो बता दिया तुमने। के कैसे बताओगे? अब ध्यान देने वाली बात है, अब यहीं पे गेम किया है, बहुत सारे बच्चे जो चालाक होंगे वो उनके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, जो अगर ध्यान से देखे होंगे। फ्लो जो हो रही है ऐसे एंटर कर रही है, ठीक है, और यूं फ्लो करके बाहर निकलेगी पानी इधर से। ठीक, तीन अलग अलग सॉइल प्रोफाइल दिया है, एक में के का वैल्यू K1 है, मतलब समथिंग 2 है, K2 का वैल्यू 3 है, K3 का वैल्यू 1 है, मतलब तीन अलग अलग सॉइल प्रोफाइल है। और जो सीपेज हो रहा है, जो वाटर की फ्लो हो रही है, वो सॉइल प्रोफाइल अलग अलग है, मतलब यहाँ पे एक सॉइल खत्म हो गया, यहाँ पे दूसरा सॉइल खत्म हो गया, फिर तीसरा शुरू हो रहा है, ऐसा। तो दिस इज योर बेडिंग प्लेन, इसी को तो हम बेडिंग प्लेन बोलते हैं, बेडिंग प्लेन, ठीक है। तो जो आपका फ्लो हो रहा है इट इज परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन। कैसा हो रहा है? परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेगा? सिंपल सी, मतलब ये परपेंडिकुलर फ्लो कंडीशन है। तो सर आप इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी का वैल्यू क्यों नहीं बताते? तो के इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगाओ, H1 प्लस H2 प्लस H3, ठीक, डिवाइडेड बाय सर H1 बटा K1 प्लस H2 बटा K2 प्लस H3 बटा K3 होता था। अच्छा, ठीक, तो H1 का वैल्यू कितना सर? 20 मीटर। H2 का वैल्यू कितना सर? 10 प्लस 20 30 मीटर है ना। यहाँ देखो डायग्राम अच्छे से, H2 का वैल्यू कितना? 30 मीटर। H3 का वैल्यू सर ये तो 10 मीटर है, डिवाइडेड बाय H1 20 बाई 2 प्लस 30 बाई 3 प्लस 10 बाई 1, ऐसा कुछ बन रहा है। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो इक्विवेलेंट परमिएबिलिटी का जो वैल्यू निकल के आएगा आपको, वो निकल के आएगा 2 मीटर पर डे, ठीक है। जब के अब निकल गया आपको ये, तो अब पुट करो चीजों को, Q इक्वल टू 2 गुना 5/60, 2 गुना 5/60 गुना 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 एरिया कितना था? 3 गुना 1, है ना। तो ये ऐसे अगर लिखते तो ये आता मीटर क्यूब पर डे में, लेकिन हमको चाहिए किसमें? मीटर क्यूब पर डे पर मीटर में। तो हम यहाँ पे क्या डिवाइड कर देंगे? यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा 1 मीटर। तो जब 1 मीटर डिवाइड होगा तो ये वाली चीज आपकी कट जाएगी, ये 1 खत्म, ये 1 गया। तो आंसर किसमें निकलेगा? मीटर क्यूब पर डे पर मीटर में। और क्या निकल रहा है जरा देखो तो, 5 तिया 15 दुना 30, ठीक, 30/60 1/2। क्यू का वैल्यू कितना निकल रहा है? 1/2 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर। क्लियर है? सिंपल था। जी हाँ सर, समझ में आया तो? जी हाँ सर, आगे बढ़ा जाए। जी हाँ सर, क्वेश्चन पढ़ो बाबू और चीजों को सॉल्व करो। क्या लिखा है? ए सीपेज फ्लो कंडीशन इज शोन इन फिगर, एक कंडीशन दिखा दिया गया आपको, 2016 गेट। अच्छा, इस साल यार मेरा एक भाई है छोटा सा, उसका बहुत अच्छा स्कोर आया था। मैं वो इससे साला इतना इजी इजी आया है इसलिए लगता है, हाँ? अभी पता चल रहा है, मैं काफी दिनों के बाद 16 का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ओके, वेल, ठीक है। देखो ए सीपेज फ्लो कंडीशन इज शोन इन द फिगर। देखो कॉन्सेप्ट वही, सामने वाले की तरह जलील कर दो कि वो डिमोटिवेट हो जाए, जब वो कमजोर हो जाए फिर आराम से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, मतलब उसको सॉल्व कर डालो, ठीक है। ये रूल आजकल सब जगह चल रहा है, ज्यादा सीरियसली नहीं लीजिएगा, बस हम क्वेश्चन के संदर्भ में बोल रहे हैं कि इसको हल्के गंभीर रूप से देखो लेकिन लो हल्के में, ठीक है। ट्राई करिए। हो गया? अब हम करवाएं? करवाते हैं। देखो भाई, ए सीपेज फ्लो कंडीशन इज शोन इन द फिगर, ठीक,
द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा साइड गिवन है, ठीक। यूनिट वेट ऑफ वाटर बोल दिया, ठीक। द इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस पूछ रहा है ये एक्स एक्स वाले प्लेन पे, ठीक है। ये कंडीशन दे रखा है, सीपेज हो रहा है ऐसा बोल रहा है, तो हमें पहले तो ये पता लगाना होगा ना कि अपवर्ड सीपेज ना डाउनवर्ड सीपेज। इसके लिए क्या करना है, हेड कैलकुलेशन वगैरह करना होगा। कहाँ पे, सॉइल में। तो लेट्स सपोज इसको हम 0.1 कंसिडर करते हैं, ये सॉइल का ये टॉप को, और ये जो बॉटम है इसको हम 0.2 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक। सर डेटम नहीं बताया है। अरे इसको ये लो, यहाँ पे एक स्केल दिया है 2 मीटर का ना, इसी यहीं से एक लाइन में ऐसे ड्रॉ करता हूँ सीधा, इसी को मैंने मान लिया डेटम। कुछ भी किसी को भी कहीं पर भी डेटम मान सकते हैं क्या? हाँ, इसको मैंने एज्यूम कर लिया डेटम। अच्छा सर चलो ठीक। 0.1 पे हेड निकालो, टोटल हेड एट 0.1 विल बी सर प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, ठीक है। तो 0.1 पे सबसे पहले तो ये देख लो प्रेशर हेड कितना, देखो ये 0.1 पे जो वाटर कनेक्टेड है वो कितना मीटर ऊपर है, 4 मीटर ऊपर। प्रेशर हेड यहाँ पे 4 मीटर से, ठीक। डेटम हेड कितना बाबू, सर 0.1 जो है डेटम से, ये तो हो गया 2 प्लस 1 3 मीटर प्लस 5 मीटर, 5 3 8 मीटर। सर डेटम हेड 8 मीटर है। अच्छा, तो टोटल हेड एट 0.1 कितना, सर 12 मीटर। वेरी गुड। 0.2 पे निकालो टोटल हेड, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड होगा सर, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। मैंने बोला ठीक, आप कैलकुलेट करने में लगे। सर 0.2 का डेटम हेड तो सीधा सीधा 2 मीटर ऊपर है, डेटम से दिख गया, ठीक। प्रेशर हेड, सर ये है वाटर टैंकी, 0.2 से जो वाटर टैंकी कनेक्टेड है वो है ये, तो 0.2 के ऊपर कितना हाइट पे ये पानी। अब बोलोगे सर ये 0.2 अगर है, ये लेवल अगर 0.2 का है, तो यहां से एक तो हो गया सर ये 5 प्लस 1 6 मीटर, प्लस ये और 1 मीटर, मतलब 7 मीटर। अच्छा रे, तो 7 एक 8 एक 9, टोटल 9 मीटर। अब यहां खुलासा हो गया, क्लीन कट समझ में आ गया सर, क्या कि फ्लो इज फ्रॉम 1 to 2 अंडर सीपेज हेड कितना, अंडर सीपेज हेड इक्वल टू टोटल हेड एट 1 माइनस टोटल हेड एट 2, विच इज योर 12 माइनस 9 3 मीटर डाउनवर्ड फ्लो। अच्छा सर, ये डाउनवर्ड फ्लो हो गया, तो डाउनवर्ड फ्लो में इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा ना कमेगा, बढ़ता है। तो अब इस एक्स एक्स सेक्शन पे इफेक्टिव स्ट्रेस एट एक्स एक्स सेक्शन अगर मेरे को लिखना है तो क्या लिखूंगा, सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल अबव दिस एक्स एक्स सेक्शन, गामा सबमर्ज्ड इनटू 5 मीटर, सबसे पहले तो ये आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, सीपेज प्रेशर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो सर सीपेज प्रेशर कितना कैसे लिखते हैं, आई जेड गामा डब्ल्यू। सर तो आई कितना बताता हूं, पहले गामा सबमर्ज्ड बताओ। सर नहीं मालूम, अरे गामा सेट है क्वेश्चन में, माइनस गामा डब्ल्यू इंटू 5 मीटर, ठीक सर। आगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, सीपेज हेड 3 मीटर आया था, हाँ। लेंथ ऑफ सॉइल कितना ओवरऑल है, सर 5 प्लस 1 6 मीटर है E2, तो 3/6। जड कितना, सर डाउनवर्ड फ्लो कंडीशन में जड, हम ये वाला जड ये कंसिडर करते हैं, जड दिस इज माय जड, तो जड कितना 5 मीटर सर। गामा डब्ल्यू कितना, सर 9.81 तो बता ही रहा है सवाल, ठीक। तो सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा 18 माइनस 9.81 गुना 5 गुना 3/6 मतलब 1/2 इंटू 5 मतलब 2.5 इंटू, सॉरी गुना नहीं, प्लस 2.5 इंटू 9.81 प्लस 2.5 इंटू 9.81, कितना आ गया बाबू 65.475 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, 2 मार्क। बताओ, इतना छोटा सा काम गेट में तुमको 2 नंबर दे रहा है, कम बड़ी बात है।
हाँ, इस तरह का 25 क्वेश्चन सॉल्व कर डाले गेट में 50 नंबर। बहुत इजी एग्जाम है जी। कंसेप्ट देखो, सब्जेक्ट का अगर आता है ना, कोई भी एग्जाम क्लियर करोगे चुटकी में, यूं फटाफट। कंसेप्ट आना चाहिए। जैसा अब तक सभी क्वेश्चन का निपटारा करते आ रहे हो, इसका भी करो। देखो वही, खुदा पहाड़ निकला चूहा। द फ्लोनेट कंस्ट्रक्टेड फॉर ए डैम, एक डैम का फ्लोनेट है। टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी इतना, के का वैल्यू दे रखा है बाबू। द क्वांटिटी ऑफ फ्लो, सीपेज डिस्चार्ज बताओ, यूनिट कौन सा यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड अंडर द डैम पर मीटर। तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, क्यू का डिस्चार्ज इक्वल टू के एच एन एफ अपन एन डी, ये फॉर्मूला है। किस यूनिट में, यहाँ पे जैसे डेटा मीटर, मीटर में सब कुछ दे रखा है, हेड वगैरह भी सब कुछ, तो ये आंसर निकलेगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि परमिएबिलिटी सेकेंड में दे रखा है, पर मीटर में। तो हम अभी मीटर मीटर में चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं, लास्ट में इस मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे, केवल इस वाले मीटर क्यूब को, तो आंसर निकल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। बाकी इस वाले मीटर को तो छेड़ना ही नहीं अपने को, ये मीटर वैसे ही रहेगा। समझे, कुछ अकल आया, किया जाए, किया जाए। तो सर के का वैल्यू तो डायरेक्टली दिया है, ठीक, निकालना क्या है, सी पे जेड, एच निकालो। सर एच कैसे निकाले, सर टोटल हेड डिफरेंस, फ्लो किधर से किधर हो रहा है, यहाँ पे सर देखने से ही पता चल रहा है ऐसे फ्लो होगा। अच्छा, तो सी पे जेड बराबर कितना, सर 2 पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट और इस वाले बेस पे एक पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए पे टोटल हेड माइनस पॉइंट बी पे टोटल हेड, इट विल बी सी पे जेड। ठीक, तो पॉइंट ए पे टोटल हेड कितना, अब बोलोगे सर ये डेटम हेड है, क्योंकि इसको आप डेटम मान के चलिए, प्लस इतना का प्रेशर हेड। ठीक है, ये पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, सर पॉइंट बी पे तो वाटर टेबल यहीं पे शो कर रखा है ये, तो यहाँ पे केवल ये डेटम हेड 17.2 मीटर का। जब हम डिफरेंस लेंगे सी पे हेड कितना, 6.3 मीटर का, नहीं आ जाएगा, देखो डायग्राम को ढंग से, सी पे हेड 6.3 मीटर का नहीं आ जाएगा, आ गया, ठीक, सी पे हेड आ गया। अब क्या सर, अब हमको नंबर ऑफ फ्लो चैनल बतानी है, तो देखो नंबर ऑफ फ्लो चैनल काउंट करना बहुत आसान, ये एक फ्लो चैनल हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, और ये तीसरा वाला फ्लो चैनल हो गया। नंबर ऑफ फ्लो चैनल कितना, 1 2 3, तीन तीन साफ साफ दिख रहे हैं, हाँ सर, तो एन एफ इक्वल टू कितना हो गया, 3। इसी तरह से करना है चेक, इसी तरह से करना होता है काउंटिंग, नंबर ऑफ फ्लो चैनल इक्वल टू 3। या फिर और एक तरीका क्या बताया था नंबर ऑफ फ्लो चैनल कैलकुलेट करने का, सर फ्लो लाइन -1 करना था। ठीक, तो नंबर ऑफ फ्लो लाइन कितना है सर, अब बोलोगे सर ये वाला एक फ्लो लाइन है, ये दूसरा फ्लो लाइन है, ये तीसरा फ्लो लाइन है, ये चौथा फ्लो लाइन, हाँ, तो नंबर ऑफ फ्लो लाइन कितना, 4, तो 4 माइनस 1 कितना, 3, तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल 3। समझ गए काउंटिंग, ठीक है, चेक कर लो एक बार। अब इक्विपोटेंशियल ड्रॉप देखो कैलकुलेट करना बहुत आसान, यहां से लेके यहां तक पहले एक ड्रॉप, फिर यहां से यहां तक दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, आठवां, नौवां, यहां से यहां फिर लास्ट वाला 10। तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप एनडी इज इक्वल टू 10। दूसरा टेक्निक क्या था, एक तो ये सीधा सीधा मैंने कैलकुलेट कर लिया, डायग्राम में जैसा दिख रहा है वैसा बता दिया, एक तो ये है ना गिनती करने का। दूसरा टेक्निक क्या, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन -1, ऐसा भी करते थे हम। तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन कितना, ये वाला एक इक्विपोटेंशियल लाइन पहला, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा वाला, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, और ये वाला बेस 11वां। नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन कितना, 11, तो 11 माइनस 1 कितना, 10। दोनों तरीकों में से किसी भी एक तरीके को फॉलो करके आप कैलकुलेट करिए, लेकिन जो सबसे आसान है वो सीधा सीधा फिगर को देख के काउंटिंग करना। देखिए ये पहला फ्लो चैनल, ये दूसरा, ये तीसरा फ्लो चैनल, ऐसा इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करने गया, यहां से यहां तक पहला ड्रॉप, फिर दूसरा ड्रॉप, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा ड्रॉप, ऐसे इस तरह से, समझे, ऐसे कैलकुलेट करना है अपने को।
चीजों को। तो अब डेटा निकालते हैं। Q इक्वल टू K 3.8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6.3 इंटू NF अपॉन ND 3/10। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7.182 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। लेकिन यहाँ पे पूछा है किसमें, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में पूछा है। तो आंसर आप ये नहीं पुट करोगे, आंसर आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है इसको। तो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे मतलब तुमको किससे डिवाइड करना होगा, मतलब 7.182 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई ये आपका वही होगा ना 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। तो ये खत्म हो जाएगा 10⁻⁻6 माइनस 6, तो बचेगा क्या 7.182 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। ये होगा आपका उत्तर, आंसर। इतना इजी, ठीक है। ये जो सवाल है ना, ये आपका न्यूमेरिकल डेटा टाइप सवाल होता है, इसमें कोई ऑप्शन वगैरह नहीं होता है, फिलिंग द ब्लैंक होता है, बस इसमें भरना होता है डेटा 7.182 वहां पे एंट्री करना होगा, ठीक है। अब ये 7.182 जैसे आपका आया तो आप एग्जैक्टली उतना ही एंटर करिए जितना आ रहा है, क्योंकि वहां पे आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे सर आंसर में 183 होगा, नहीं, एक रेंज होता है, उस रेंज में ये होती है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया उसी तरह का क्वेश्चन है ये, पढ़िए पूरा। द फ्लो नेट ऑल अराउंड द सीट पाइल वॉल इज शोन इन स्केच, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल परमेबिलिटी वगैरह सब कुछ दे रखा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, द सीपेज लॉस इन मीटर क्यूब पर डे पर यूनिट लेंथ ऑफ द वॉल, सीपेज पूछ रहा है, सीपेज डिस्चार्ज पूछ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो ये होता क्या सीपेज डिस्चार्ज, सर अभी तो आपने बोला था Q इक्वल टू के एच एन एफ बाई एन डी, ठीक, लिखते चलो। के बराबर सर दिया है 0.09 मीटर पर डे, और हमको आंसर भी देना है मीटर क्यूब पर डे में, कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। सीपेज हेड, सर सीपेज हेड यहाँ पे एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट लेके टोटल हेड का डिफरेंस लेंगे, तो सर 10 माइनस 1.5 मेरे को लग रहा है, तो 10 माइनस 1.5 मतलब कितना होता है बाबू, 8.5 है ना, 8.5 मीटर। दिस इज योर सीपेज हेड। एनएफ का वैल्यू नंबर ऑफ फ्लो चैनल, सर इजी है, बहुत आसान है, आप देखिए काउंटिंग करिए नंबर ऑफ फ्लो चैनल। सर ये एक फ्लो चैनल है, इधर से एंट्री हो रहा है पानी, इधर एग्जिट करेगा, ये दूसरा फ्लो चैनल है, देखिए ये तीसरा वाला इधर है, ये चौथा, अच्छा, नंबर ऑफ फ्लो चैनल इज 4, ठीक। इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, सर अभी बताता हूँ, 1 मिनट दो मेरे को बस। यहां से यहां तक एक ड्रॉप, फिर यहां से यहां तक एक ड्रॉप, फिर यहां से यहां तक एक, फिर यहां से यहां तक, मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये वाला चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां ड्रॉप सर, 8। ओके, मार दो कैलकुलेटर सर, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, 0.3825 मीटर क्यूब पर डे पर यूनिट लेंथ पूछा है ना। अब लेंथ ऑफ वॉल मीटर में होगा, सेंटीमीटर में, जो भी है, पर यूनिट लेंथ ऑफ वॉल लिख दिया, समझे। मेन चीज क्या है, ये एनएफ एनडी और इसका वैल्यू निकालना, एच का, सीपेज हेड एनएफ एनडी, ये तीन निकाल लिए, आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब इसी का पार्ट 2 क्वेश्चन है, देखिए ये जो होता है ना, ये कॉमन डेटा क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट अगेंस्ट द ऑकरेंस ऑफ पाइपिंग फेलियर इज, क्या होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आई क्रिटिकल अपॉन आई, मतलब आई क्रिटिकल अपॉन आई एग्जिट, यही तो है। आई क्रिटिकल निकालने का डेटा दे रखा है क्या, हाँ देखो जी और वॉइड रेशियो दोनों दे रखा है, तो आई क्रिटिकल निकल जाएगा, आई क्रिटिकल इक्वल टू कितना, 2g-1 मतलब 2.7 - 1 मतलब 1.7 अपॉन 1.85,
है ना, 1 प्लस ई मतलब 1.85, ये हो गया तुम्हारा आई क्रिटिकल। आई एग्जिट के लिए तुमको क्या चाहिए, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय व्हाट, लास्ट फ्लो लेंथ, ये देखो 3 मीटर दिया है, तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, बोलोगे तुम सीपेज हेड बटा एनडी डिवाइडेड बाई 3 करो, तो सीपेज हेड कितना था 8.5 बटा एनडी कितना 8, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, है ना, तो दिस इज योर 8.5 बाई 8 डिवाइडेड बाई 3 मीटर, ऐसा। ये क्या है, आई एग्जिट, समझ गए बात को कैसे लिख रहा है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू क्या होगा, यही तो वो पूछ रहा है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आई क्रिटिकल का वैल्यू कितना हो रहा है, 1.7 बाई 1.85 हो रहा है, तो ये वैल्यू आ रही है तुम्हारी 0.91891 समथिंग ऐसा। आई एग्जिट का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो आई एग्जिट का वैल्यू आ रहा है 8.5 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 3, आई एग्जिट का वैल्यू आ रहा है तुम्हारा 0.3541 समथिंग, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया 0.91891 डिवाइडेड बाई 0.3541, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया समथिंग 2.59, 2.59 कहने का मतलब है ये मोटा मोटी 2.60 जो यहाँ पे दिया हुआ है, दैट विल बी आंसर लाइक दिस। कितना इजी था सवाल, है ना। अब क्वेश्चन करो, यहाँ पर भी सेम वही सीपेज डिस्चार्ज निकालना है, बट यूनिट का गेम है। आपको कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का जो यूनिट है ये मीटर पर सेकेंड में दे रखा है, और आपको जो सीपेज निकालना है वो किस में निकालना, दी क्वांटिटी ऑफ वाटर मीटर क्यूब में निकालना है, दैट विल बी लॉस्ट पर डे, है ना, बतानी है आपको। तो एक काम करते हैं ना, सबसे बेस्ट होगा ये परमेबिलिटी को हम मीटर पर डे में कन्वर्ट कर डालते हैं। किसमें कन्वर्ट कर डालेंगे, मीटर पर डे में। तो अभी परमेबिलिटी का वैल्यू क्या दे रखा है 0.0013 mm, ठीक है, पर सेकेंड, ओके। तो इसको mm को आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 1 mm बराबर कितना होता है, आपको मालूम है 1 mm बराबर 1000 मीटर होता है ना। सॉरी यार, हम तो उल्टा लिख दिए थे, 1 मीटर बराबर 1000 mm होता है, तो 1 mm अगर मेरे को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा 1/1000 मीटर लिखूंगा सर, ठीक। तो यहाँ पे क्या करोगे 1 बाई कन्वर्जन कर रहा हूँ 1000 मीटर लिख दिया। सेकेंड को तुमको कन्वर्ट करना है डे में, ठीक है, सेकेंड को कन्वर्ट करना है डे में, तो 1 डे में क्या होता है सर, 1 डे में सबसे पहले तो 24 घंटा होता है, ठीक है, 24 घंटे में जो हर एक घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, बहुत अच्छी, 60 मिनट के अंदर जो 1 मिनट है उसमें 7 सेकेंड होती है, अच्छा, ठीक। तो एक दिन में कुल मिला के इतने सेकेंड होते हैं, 24 घंटे गुना 60 मिनट गुना 60 सेकेंड, अच्छा, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना दिन होता है, अब बोलोगे सर 1 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60 इंटू 60, है ना, तो ये कर दो सीधा 1 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60 इंटू 60 डे, समझे। तो ये आपका परमिएबिलिटी का वैल्यू चेंज होके मीटर पर डे में आ जाएगा। अब इसको यूज करेंगे और ये फॉर्मूला लगा देंगे के एच एन एफ अपॉन एन डी, सीधा के एच एन एफ अपॉन एन डी, सॉरी एन एफ अपॉन एन डी, ये जो फॉर्मूला लगाओगे ये तुमको देगा मीटर क्यूब पर डे पर मीटर में डिस्चार्ज। बट यहाँ पे क्वेश्चन में देखो जो लेंथ दिया हुआ है आपका पूरा ओवरऑल डैम का, जो अंदर की ओर जो लेंथ है वो 90 मीटर दिया है, तो जो वैल्यू निकलेगा उसमें फिर 90 मल्टीप्लाई करना है, तब जाके सटीक आंसर निकलेगा, समझे। गेट का क्वेश्चन है बाबू, यही सब होता है, और बाकी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता इसमें। ओके, तो करिए चीजों को कैलकुलेट करिए, यहाँ तक मिटा दूं क्या मैं, ठीक है, ये सब मिटा देता हूँ यूनिट कन्वर्जन वगैरह। ओके, ये तो बस आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ बच्चे, नहीं तो कोई मतलब नहीं था, इसमें भी कुछ बच्चे कंफ्यूज करते इसलिए बताना पड़ता है। सर के का वैल्यू आया इतना आफ्टर यूनिट कन्वर्जन 0.112
C2 मीटर पर डे। ठीक है, नाउ डिस्चार्ज, टोटल डिस्चार्ज पूछा है ना, तो सर टोटल डिस्चार्ज अगर मैं एक ही बार में लिखूं Q, कैपिटल Q विच इज इक्वल टू स्मॉल q इंटू 90 मीटर हो जाएगा सर, सीधा सीधा। तो मतलब KHNF अपॉन ND इंटू 90 कर दीजिए, आपका सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा। तो K का वैल्यू 0.11232, सीपेज हेड का वैल्यू सर फोटो देखा जाए, ठीक, यहाँ इसको एक डेटा पॉइंट मान लीजिए, मतलब एक बेस पॉइंट मान लीजिए, इसको एक पॉइंट मान लीजिए, फ्लो तो ऐसा हो ही रहा है, ये तो कंफर्म है, लेकिन सीपेज हेड कितना के अंदर फ्लो हो रहा है। सर आप बोलोगे सर यहाँ पे वाटर एलिवेशन है 9.6 मीटर और डाउन स्ट्रीम में 0.6 मीटर वाटर एलिवेशन है, तो इन दोनों का ही डिफरेंस ले लेंगे सीधा सीधा, तो 9 मीटर यही होगा सीपेज हेड, क्योंकि दोनों का डेटा मेट सेम है ना, और जब घटाएंगे तो ये डेटा मेट दोनों बगल से घटेगा, प्लस ये 9.6 में तो 0.6 भी घटेगा, तो बचेगा 9 मीटर, तो सीपेज हेड आपका सर 9 मीटर। यही यही बात है ना, अरे इसको पॉइंट ए कंसिडर करो, इसको पॉइंट बी कंसिडर करो, पॉइंट ए पे टोटल हेड निकालने जाओगे तो बोलोगे सर डेटम हेड, इसको डेटम अगर मान लेंगे, है ना, डेटम हेड 12.5 प्लस 9.6 टोटल हेड, पॉइंट बी पे जब टोटल हेड निकालने जाओगे बोलोगे सर डेटम हेड इतना 12.5 प्लस जो प्रेशर हेड है 0.6 का इतना, तो हाई हेड से लो हेड फ्लो होगा, मतलब इधर से इधर फ्लो हो रही है, ए टू बी की तरफ फ्लो हो रही है, तो सीपेज हेड उन दोनों का डिफरेंस लोगे तो 9 मीटर आ जाएगा सीधा सीधा डिफरेंस, समझे क्या, ये आपका सीपेज हेड इनटू NF नंबर ऑफ फ्लो चैनल। सर अब देखिए मैं काउंट करता हूं, देखिए यहाँ पे एक फ्लो चैनल मेरे को दिख रहा है सर, पहला वाला, फिर उसके नीचे एक दूसरा, फिर एक और है तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, 1 2 3 4 5, 5 फ्लो चैनल हैं सर। अच्छा रे, ठीक, नंबर ऑफ फ्लो चैनल 5 हो गए। अब इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, सर ये तो और आसानी से फटाक से बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट मेरे को बस समय दे दो, यहां से यहां तक एक ड्रॉप हो गया सर 1, इधर से इधर दूसरा, इधर से इधर तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा दिख रहा है सर मेरे को, ये सातवां, ये आठवां दिखा सर, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितना 8, ऐसा, या फिर जो दूसरा वाला फॉर्मूला मैंने बताया था उसको यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, इनटू 90, यूनिट यूनिट वगैरह पहले से कन्वर्ट करके रखे हैं तो चीजें आ जाएंगे, सीधा कैलकुलेट करोगे तो क्या है 0.11232 इंटू 9 इंटू 5/8 इंटू 90, 56.862 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, एक दिन में इतना मीटर क्यूब लॉस हो जाता है, समझ गए, इस तरह से निकाली जाती है चीजों को, समझ गए ना, ये मीटर क्यूब पर डे मतलब इतना, एक दिन में इतना ही टोटल लॉस होता है ना, समझ गए उस चीजों को। अब इस वाले क्वेश्चन को करो, इस टाइप का क्वेश्चन भी थोड़ा करते हैं, देखिए मोटा मोटी सब वेरिएशन को टच कर रहे हैं अपन लोग, मतलब जो आपको लगेगा कि एकदम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, बाकी सब तो हलवा हलवा क्वेश्चन है ना, कुछ आपके लिए भी छोड़ूंगा ऐसा नहीं है ना, कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी है, आप ट्राई करेंगे जब प्रीवियस ईयर वगैरह और सॉल्व करेंगे तो आप उसमें और देखेंगे, लेकिन वो सब सब बचकाना क्वेश्चन होगा, आप यूं चुटकी में सॉल्व कर रहे होंगे, समझे क्या, ओके, इसको सॉल्व करो यार, इस वाले क्वेश्चन को देखो, A layer of clay of thickness 12.5 meter is underlain by sand, ठीक है, एक क्ले का लेयर था, ध्यान से देखना, डेटा समझो पहले, बोल रहा है ये 12.5 मीटर का है, इसके नीचे सैंड था, ये सैंड है, ये क्ले का है, ध्यान देना, ये क्ले है, मतलब कोहेजिव सॉइल है, ध्यान देना, कोहेजिव सॉइल है, ठीक, द गामा सेट ऑफ क्ले इज, इसका जो सैचुरेटेड यूनिट वेट है वो 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दे रखा है, when the depth of an open trench excavated in clay reached 8 meter, the bottom cracked and the water started entering the trench below. Okay, मतलब जब
आपका एक्सावेशन 8 मीटर तक हो गया। ये कर दिया मैंने एक्सावेशन। 1 मिनट, 8 मीटर का गड्ढा खोलना है मेरे को, खोल दिया मैंने, ये खोल दिया मैंने 8 मीटर का गड्ढा। तो ये बोल रहा है जैसे ही आपने 8 मीटर का गड्ढा खोला, एक्सावेशन किया है, तो ये बॉटम क्रैक हो गया, ये जो बॉटम है क्रैक हो गया और यहां से पानी बाहर निकलने लगी। जब ये बॉटम, ये वाला तलहटी, ये बॉटम, आप एक्सावेट करते आ रहे हो, करते आ रहे हो, इमेजिन करना, पहले यहाँ, पहले थोड़ा एक्सावेट किया होगा, देखना डायग्राम, पहले यहां तक एक्सावेट किया, कुछ नहीं हुआ, और किया, कुछ नहीं हुआ, और किया, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही तुमने 8 मीटर तक का एक्सावेशन कर दिया है, बॉटम क्रैक हो गया, पानी यहां से बाहर निकलने लगी। मतलब पानी कहां से एंटर हो रही होगी? वाटर, ये सैंड में वाटर होगा कहीं ना कहीं, ये सैंड में भी वाटर होगा, ये एक एक्वीफर है बेसिकली, यहाँ पे हिंट यही मिल रहा है, दिस इज ए एक्वीफर बेसिकली, है ना, और यहाँ पे पानी होगा। तो आपने क्या किया, जैसे ही ये एक्सावेशन किया तो मिट्टी हटा, मिट्टी हटा, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, यहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस आपकी हो गई होगी 0। जब यहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस हो गई 0, तो अब इस चक्कर में क्या हो, क्विक सैंड कंडीशन वगैरह डेवलप हुआ, मतलब सीपेज प्रेशर का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया होगा, और पानी फ्लो करने लगी, अपवर्ड फ्लो हुई, और जैसे ही आपका एक्सावेशन 8 मीटर तक पहुंचा, पानी बाहर सीप होने लगी, यही कंडीशन हुआ। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि ये कंडीशन है, अब ये बोल रहा है कि आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो प्रेशर है, पानी पानी के पास जो प्रेशर है ना, जस्ट एट टॉप ऑफ सैंड, यहाँ पर अगर मैं पीजोमीटर लगाऊं, यही कह रहा है, सीधा सीधा यही कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे पीजोमीटर लगाता हूं, ठीक है, मतलब टॉप ऑफ सैंड पे, आप यही समझो, तो पानी कहां तक चढ़ेगा? तो लेट्स सपोज पानी चढ़ेगा x हाइट तक, यही पूछ रहा है, तो ये चीज अननोन है क्वेश्चन में, है ना। लेट्स सपोज पानी चढ़ेगा x मीटर हाइट तक, ओके। जब 8 मीटर का एक्सावेशन आपने कर ही दिया, तो ये डेप्थ कितना बचा भाई? 4.5 मीटर बच रहा है, दिस इज नाउ योर 4.5 मीटर, है ना। अब ये जो वाटर टेबल यहाँ पर मैंने अपने यहाँ पे दिखाया, लेट्स सपोज, इमेजिन कर रहा हूँ कि पानी यहाँ तक चढ़ेगा, तो यहाँ से लेके डेप्थ ऑफ एक्सावेशन ये कितना हो गया? x माइनस 4.5 हो गया, x माइनस 4.5 मीटर। सब डायमेंशन समझ रहे हो तो क्लियरली? ठीक, कंडीशन क्या, एक कि इफेक्टिव स्ट्रेस 0। इफेक्टिव स्ट्रेस 0 मतलब क्या करना है अपने को, इस वाले सॉइल का सबमर्ज्ड वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट बराबर हमको करना है किसके, यहाँ पे जो सीपेज प्रेशर है, ठीक है, कहां पर, इस क्रिटिकल पॉइंट पे, लेट्स सपोज ये क्रिटिकल पॉइंट को मैंने बोल दिया बी, पॉइंट बी पे जो सीपेज प्रेशर है, सीपेज प्रेशर कैसे निकालोगे, सीपेज हेड, है ना, आपको सीपेज हेड इनटू गामा डब्ल्यू ऐसे निकलेगा सीपेज प्रेशर। अब सीपेज हेड कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो, जब पानी फूट के निकलने लगी, आप तो डी वाटरिंग करोगे ही करोगे कहीं ना कहीं, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर टेबल इधर, यहाँ पे वाटर टेबल कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये जो दो वाटर टेबल का ट्रायंगल देख रहे हो, इन दोनों का डिफरेंस सीधा सीधा यही होता है सीपेज हेड, x माइनस 4.5, क्योंकि पानी अगर ये फूट के निकल रहा है गड्ढे में, तो पानी यहीं तक जाने का कोशिश करेगा, है ना, तो सीपेज हेड कहाँ क्या हो गया, यही x माइनस 4.5, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कंडीशन लगाते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस 0 का, तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट इनटू 4.5 मस्ट बी इक्वल टू सीपेज हेड इनटू गामा डब्ल्यू, यही होगा सीपेज प्रेशर आपका, सीपेज प्रेशर, ठीक है। जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यही है ना, सबमर्ज्ड वेट, सबमर्ज्ड वेट बराबर सीपेज प्रेशर करना है एट क्रिटिकल पॉइंट, तो हमने किया, तो सबमर्ज्ड वेट का वैल्यू कितना, 4.5 इंटू गामा समर्ज, गामा समर्ज तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू इक्वल टू सीपेज हेड कितना, x माइनस 4.5। अब ये चीज वैसे भी तुम कैलकुलेट कर लोगे, सीपेज हेड x माइनस 4.5 कैसे, अब बोलोगे सर फ्लो पॉइंट बी से लेके इस पॉइंट को ले लो, पॉइंट ए तक हो रहा है, अपवर्ड फ्लो कंडीशन है, तो पॉइंट बी पे टोटल हेड, इसको डेटा मान लो, तो पॉइंट बी पे टोटल हेड, पॉइंट बी पे टोटल हेड कितना, सर इसको डेटा मान लिया पॉइंट बी को, तो पॉइंट बी पे प्रेशर हेड कितना, x, है ना, तो टोटल हेड एट पॉइंट बी x, ठीक, टोटल हेड एट पॉइंट ए कितना, अब बोलोगे सर ये इसका डेटम हेड हो गया
4.5 मीटर। ठीक, प्रेशर हेड कितना सर? प्रेशर हेड इसका 0 है ना, इसका प्रेशर हेड 0 और अपवर्ड फ्लो कंडीशन है, मतलब फ्लो फ्रॉम बी टू ए, तो सीपेज हेड कितना x माइनस 4.5 सर। ऐसे भी निकल जाएगा, टोटल है डिफरेंस, जो ट्रिक मैंने आपको बता रखा है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे चीजें हमको मालूम है, इसलिए मैं आपको बोलते जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हो और चीजों को दिमाग में आपका मतलब चीजें आपके दिमाग में चलते जा रही है। ओके, इनटू गामा डब्ल्यू करेंगे, तो चीजों को सॉल्व करिए। 4.5 इंटू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, गामा सेट कितना है 18.5, 18.5 माइनस गामा डब्ल्यू कितना दे रखा है 10, इक्वल टू x माइनस 4.5 इंटू 10। अब यहां से सॉल्व करके क्या निकालनी है आपको? आपको निकालना है x का वैल्यू। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट x इक्वल टू 8.325 मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर ए। मतलब सीधा पानी कहां तक चढ़ेगा? पानी चढ़ेगा 8.325 मीटर तक। समझे क्या ये बात? मतलब कहने का मतलब है ये जो सैंड है यहाँ पे, ये आर्टिशियल प्रेशर में है, आर्टिशियल प्रेशर। ठीक है, लॉजिक वही लग रहा है। और आर्टिशियल प्रेशर का वैल्यू कितना है इधर? 8.325 मीटर का। समझे? ये 1995 में क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं था, उस समय क्वेश्चन 5 नंबर के आते थे। तो देखा आपने कितना आसान आसान क्वेश्चन आता है। इसी के साथ मैं आपको होमवर्क ये दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट करके आंसर बताइए वीडियो में। ओके, तो इससे पता चलेगा कौन बच्चे एक्टिवली देख रहे हैं, कौन नहीं देख रहे हैं। ओके, और हमें आंसर आप भेज सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मालूम होगा, या फिर जहां भी ये वीडियो आप देख रहे हैं वहां मैसेज इनबॉक्स होगा, आप वहां हमें कमेंट कर सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं आपको फिर अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर बता दूंगा, ऐसे सॉल्व तो हो ही जाना चाहिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करिए। अगर उनमें से भी कोई कुछ नहीं सॉल्व होता है तो अपन जिंदाबाद, ठीक है, सॉल्व करवाएंगे बैठा के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दैट इज योर कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन, मेरा एक सजेशन रहेगा आप सभी से कि आप लोग देखिए, जो क्वेश्चन बैंक के बारे में अगर मैं बताऊं तो तैयारी के दौरान हमें कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने चाहिए। अगर आपका जो बेसिक प्रिपरेशन है वो एमसीक्यू एग्जाम का है, तो आप बेसिक अपना ओरिएंटेशन पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव लेवल पे ही रखिए। ऑब्जेक्टिव लेवल पे रखने का मतलब अब इसमें भी लेवल मत ढूंढने लगना कि ये एग्जाम का लेवल, वो एग्जाम का लेवल, ना, ये नहीं, वो नहीं चलता, वो फिर फर्जीवाड़ा हो गया। एमसीक्यू लेवल प्रिपरेशन अगर करना है तो ईएससी का पूरा क्वेश्चन, एसएससी जेई का पूरा क्वेश्चन, इसके लिए प्रीवियस ईयर जो भी बेस्ट बुक है आप देख सकते हो, या फिर प्राइवेटली हमें पूछोगे तो हम बता देंगे, ऐसे पब्लिकली बताने का मेरा कोई मूड वूड नहीं है ना। आप सभी जानते होंगे यार, एक दो किताब तो आती है मार्केट में, है ना, एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना बना के रखा है इस वाले सेक्शन में, वर्चस्व पता नहीं क्यों, उन्हीं का किताब आता है। ओके, बाकी वो किताब कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि वो पूरा का पूरा ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर एज इट इज आपको मिल जाएगा। बस ये है कि वो सॉल्यूशन करके दे देते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए सहूलियत होती है। बाकी आप वीडियो सीरीज वगैरह भी देखें तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके, कौन उतना झंझट पाले, प्रीवियस ईयर ले लेना। आगे का बात करते हैं। उसके बाद देखो, यूथ कंपटीशन का आजकल लेटेस्ट चला है, जेई लेवल एंड ए लेवल, ठीक है, इनके किताबों को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद देखो मैं बता रहा हूँ, गुप्ता वाला एक किताब सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये सारा एमसीक्यू निपटा लो अच्छे से, हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करके, जिंदगी में कभी फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं होगा आपको। अगर आपका टारगेट ईएससी या एसएससी जेई है जिसमें कन्वेंशनल एग्जाम आता है, ठीक है, तब तो आपको इनका जो मेंस का है कन्वेंशनल क्वेश्चंस वो भी सॉल्व करना होगा। ठीक है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी आपको सॉल्व करना होगा, कन्वेंशनल भी, है ना। तो उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन को मेंटेन रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।